हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप? वेलकम टू तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। और आज से जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर। आप लोगों को लगता है कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग समझेंगे कि लॉस क्या होते हैं, थ्योरी क्या होते हैं, और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से आखिर पूछा क्या जाएगा आपके एग्जाम में। इसमें आपको पूछने से ज़्यादा इस चीज़ को समझना है कि एक्चुअली साइंस क्या है। इट विल बी साइंस क्या है, और साइंस के बारे में अभी सेकेंडरी स्कूल में उसके पढ़ने के तरीके में क्या फ़र्क आया है। What is the difference now we will feel while we study in class 9 and what we have studied in the previous classes, right? तो अगर आपने क्लास 9 के एक्सप्लोरेशन, जो कि नया एनसीईआरटी की नई एनसीईआरटी की बुक है, वहां आप देख रहे हैं, तो एक्सप्लोरेशन का पहला चैप्टर एक्सप्लोरेशन का है, उसमें इसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन, राइट? एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग एंटरिंग द न्यू वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, जैसा मैंने बताया यहाँ, एक्सप्लोरेशन मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, राइट? इज समथिंग यू हैव टू वेरी इंक्विजिटिव, आपको बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना पड़ेगा। क्लास 9 onwards it means what inquisitive means, but it's not only inquisitive, you have to go deep into the concept, right? आपको कॉन्सेप्ट के अंदर डीप जाना पड़े। जैसे पहले हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा, हाँ, दिन रात क्यों होती है, हवाएं जो है कभी कभी हवाओं में प्रेशर कैसे होता है, राइट? आप प्रेशर को कैसे मेजर करती, तो अगर किसी पे वेट बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है, राइट? है ना? आप ये जानते हो कि किसी भी लिक्विड को अलग अलग बर्तनों में अगर रखा जाए, अलग अलग यूटेंसिल्स में, इट विल टेक दैट शेप इटसेल्फ, राइट? सो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये एरिया कैसे मापते हैं? नाउ वी विल गो गेट इनटू द डीप। आप उसको मेजरमेंट करोगे कि इसका एरिया कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, राइट? ये अगर मैंने न्यूटन्स का लॉ आपने पढ़ा होगा या नहीं, तो न्यूटन्स का अगर लॉ है तो आपने पढ़ा कि हर इफ देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, it will, if that body is in motion, it will continue doing the motion, or if it is at rest, इट विल बी इन रेस्ट, राइट? सो फोर्स होने पे किसी भी बॉडी में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मीन्स उसमें गति आती है, उसमें वेलोसिटी आती है, राइट? और वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं पुरानी कक्षा में, राइट? बट अब आपको यू हैव टू गो डीपर इन अ सेंस, भाई अगर किसी चीज में अगर एक्सेलरेशन हुआ तो उसमें फोर्स अगर कितना अप्लाई किया था, और अगर फोर्स लगा तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ, उसका मास क्या फोर्स मास पे डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि फोर्स अगर लगाया तो मास अगर छोटी है तो टोटल वैल्यू फोर्स की जो है एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। बट टोटल फोर्स जो है क्या वो चेंज करेगा अगर मास चेंज करता है तो? मास और वेट क्या ये अलग अलग चीजें हैं? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं वेट और मास एक, यार इसका वेट 80 केजी है, इट्स नॉट 80 केजी। सो वेट इज समथिंग डिफरेंट, राइट? और मास बिल्कुल अलग है। वेट वो फोर्स है, वेट वो बल, वेट वो फोर्स है जिसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। बट मास क्या है कि एक बॉडी में उसके 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 होने के कारण जो होने का जो एंटिटी उसमें है, उसके मेजरमेंट को हम मास कहते हैं। तो क्योंकि मास सेम होता है बट वेट अलग अलग हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। आपने सुना भी होगा कि चांद पे लोग जाते हैं तो वहां पे उनका वेट 1/6 हो जाता है। एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब जो मैंने बातें आपको कही, तो मैं चूंकि इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि साइंस जो आप 9th में पढ़ोगे, जो पहले क्लास 9 की बुक थी, वो सारी बुक, सब कुछ कॉन्सेप्ट सब वही हैं, बट द वे, द मेथडोलॉजी, वो तरीका बदल गया है। नाउ आपके नए सिलेबस आपने मैथ्स में भी देखा होगा, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही है। क्या तरीका बदला है? तरीका ये बदला है कि अब आपको एक ऑप्शन आप देखते हो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट मैथ्स में। मतलब दे विल गिव यू सिचुएशन, यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक, सोचो क्या हो सकता है, व्हाट ऑल द पॉसिबिलिटीज, राइट?
और क्या उस पॉसिबिलिटीज में, अगर तुम्हारे पॉसिबिलिटीज, आपकी ऑब्जर्वेशन अगर सही जा रहे हैं, तो उससे क्या आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं, है ना? आपके मैथ्स में लीनियर इक्वेशन है, जो कि मैं आपको अपनी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री हमने खत्म किया, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जब लीनियर इक्वेशन करेंगे उसमें है, या कहीं भी देखो। व्हाट डू यू थिंक, सबसे पहले आप क्या करते हो? आप कोई भी चीज देखते हो, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न क्या है, क्या कोई पैटर्न है इसमें? उस पैटर्न की बेसिस, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, जैसे मान लेते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और आपको आगे की दो संख्याएं निकालने के लिए मैं कहूं, तो क्या आप ढूंढ सकते हो? आप बोलोगे सो सिंपल। आप बोलेंगे देखो इन दोनों के बीच का 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का 2 का डिफरेंस है, +2 हो रहा है, राइट? इसका डिफरेंस +2 है, इसका डिफरेंस +2 है, तो नेक्स्ट भी डिफरेंस क्या होगा? +2 होगा, और इसके नेक्स्ट भी डिफरेंस +2 होगा, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13। ऐसे आप कोई भी संख्या निकाल सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू ऑब्जर्व कि नेक्स्ट नंबर, द सक्सेसिव नंबर is is obtained by adding +2 to the previous number, and it is always +2 in the succession. तो आगे जाते, तो ये एक पैटर्न है, राइट? आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ये 1 से 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये प्राइम नंबर का है, ये प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर ही आएगा, दिस इज अ प्राइम नंबर एज वेल, राइट? अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर यहां पे 1 है, ये 4 है, ये 9 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो आप कोशिश करोगे, आप अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करो कि व्हाट पैटर्न आर यू एबल टू फाइंड। तो ये आप देखोगे ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 16। उसके नेक्स्ट क्या होगा, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, फिर 25। तो इस तरह से आप, जब एक पैटर्न मिल गया, तो आपने एक 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 नियम बनाया, है ना, एक लॉ बनाया कि नेक्स्ट नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दैट इज अ लॉ, राइट? तो ये बनाया, तो उस लॉ के बेसिस से आपने क्या हुआ, ये सारा आपने रूल के बेसिस पे आपने सब कुछ बता दिया। सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, एंड देन मेकिंग प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स कि आगे क्या आएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 36 हो जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, understanding the pattern, observing the pattern, finding a rule, the right rule or the law you may say, and then making prediction, उसके रूल के बेसिस पे नेक्स्ट क्या आएगा उसके बारे में आप जानकारी दे रहा है, या आप उसकी गणना कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो कि नेक्स्ट क्या होगा। प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हो, भविष्यवाणी करना कि आगे क्या आएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ होल द डीपर साइंस, राइट? तो अगर आप देखोगे इन द मिडिल स्टेज, ये मैं आपको, साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस, राइट? साइंस से क्या आपको इनवाइट किया उसने, टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, टू आस्क क्वेश्चन कि अगर ये पेड़ बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इंसान भी ग्रो करता है तो वो ग्रोथ कैसे होती है, इंसान से इंसान तो कैसे पैदा होते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो बायोलॉजी है, नहीं, बायोलॉजी, बट उसमें फिजिक्स भी है। फिजिक्स क्या है कि आप इंसान जब होता, किस टेम्परेचर पे इंसान को, बच्चे को रखना चाहिए, किस टेम्परेचर पे आप कंफर्टेबल हो, सो एवरीथिंग इज फिजिक्स। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल आर इंटर रिलेटेड, ये तीनों एक दूसरे से, तीसरे से, एक तीनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, so what NCERT has done is you try to explore basis all the rules, laws, principle, whatever you study in your class, right? You have the laws, you have the principle, you have the observation, you have the pattern. You study, and basis that fact, the fact which you get as a rule or principle, basis that you try to find out or do the prediction or try to calculate, try to predict the numericals or the questions being asked. Continuous, but within, now we are this journey, continuous observation, this journey continues, right? And but also continues, but with an emphasis on deep exploration. Science is not only about what measurements, how patterns are expressed using symbols and equations, right? This is also about models are built to present complex system. Complex system means
कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब होता है ऐसे चीजें साइंस के बारे में जिसमें अगर हम एटम के बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू स्टडी। जैसे सिंपल अगर मान लो, और किसी चीज को कोई ऑब्जेक्ट अगर है उसमें बहुत सारे चीजें हो सकती है। जैसे सिंपल आपकी बुक में ही दिया गया है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये कैसे आप प्रिडिक्शन करो? तो बारिश होगी ना, बच्चा रो रहा है अगर बोलते हैं बच्चे, अगर बच्चे रोते हैं तो बारिश होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दैट इज इररिलेवेंट थिंग, राइट? रेलिवेंट थिंग क्या होगा कि हाँ आज कैसा मौसम है, क्या टेम्परेचर लो है, क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, राइट? बादल कैसे हैं, घिरे हुए हैं कि साफ है। तो इन सारी चीजों को क्या पिछले 3-4 सालों या 5 सालों में इस समय पे कैसा मौसम रहा, उसको देख करके हमारी वेदर टीम जो होती है, जो हमारा आप देखते हो न्यूज में वेदर फोरकास्ट करते हैं, भाई आज का मौसम ऐसा रहेगा, राइट? मे बी बारिश उसको। सो देर आर रिलेवेंट। मान लो कोई आप क्रिकेट देख, आप कैसे प्रिडिक्शन करते हो कि ये बॉल जो है छक्का जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या उस पे बॉल के सेंसेस पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या बॉल कौन बॉलिंग कर रहा है उससे फर्क पड़ता है? नहीं ज्यादा पड़ता। डिपेंड करता है कि शॉट कितने स्पीड से गया, वो मोशन के, वो कितने हाइट से मोशन करके जा रहा है, राइट? बॉल का मास क्या है, इन सब एयर रेसिस्टेंस पे क्या डिपेंड, कभी भी बॉल मारोगे तो एयर तो कुछ ना कुछ उसको प्रेशर डालता ही डालता है, राइट? तो ये सारे एयर रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सारे चीज को इग्नोर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि किस स्पीड से मारा गया, उस बॉल का वेट क्या है, और किस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन उस बॉल को मिला है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि विल इट गो ऑफ द ग्राउंड और विद इन द ग्राउंड, राइट? तो there are certain things which are to be considered, there are certain things which are to be ignored, right? It's not ignored because you want to ignore, ऐसा नहीं कि अब इग्नोर करना है इसलिए इग्नोर। दैट इज समथिंग इफ वी डोंट काउंट इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? जैसे सिंपल एग्जाम्पल, 1+2 हम करते हैं और प्लस उसमें 0.001 कर देते हैं, तो 1+2 3, उसको 0.001 अगर कहते हैं तो 3.001 होगा। अगर उसको नहीं मिलेंगे तो काम चल जाएगा। तो दैट इज द इग्नोरेंस, दैट इज समथिंग विच वी कैन इग्नोर विदाउट affecting our the calculation, right? Without deviating from our main thing, right? So ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की जाती है, ठीक है? तो एक्सप्लोरेशन, we will look more closely, think more carefully and find out how scientists ideas help us make sense of nature। मतलब हमारी नेचर में चीजें कैसे हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में कैसी चीजें होने जा रही है, राइट? और आवर प्लेस विद इन देम, ठीक है? तो इसमें ये ऐसा है। नेक्स्ट आप देखोगे, नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, राइट? ऑब्वियसली इट इज कॉम्प्लेक्स। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल्स, राइट? तो हर एक चीज को अगर आप मान लो एक गैलेक्सी में, स्टार सोलर सिस्टम में जाते हैं, वहां पे चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। एवरीथिंग यू कैन नॉट कीप इन काउंट, हर चीज फैक्टर को आप नहीं ले सकते, एंड देन यू कैन नॉट प्रिपेयर अ पर्टिकुलर मॉडल, राइट? तो क्या होता है कि अगर तो आपको क्या होता है, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है। जैसा मैंने अभी एक प्लस का एग्जांपल दिया है, तो चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो वैसे चीजें इग्नोर करेंगे जिसका हमारे कैलकुलेशन पे, हमारे अप्रोक्सीमेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सो कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, जैसे मान लो तारों का टिमटिमाना, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है ना, टेम्परेचर पे स्पेस का कुछ इफेक्ट होगा, गैलेक्सीज का कुछ इफेक्ट होगा। आप मेजरमेंट करोगे तो अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होगा, राइट? ये सारी चीजें जो है, और ये बहुत किस ऑर्बिटल में जा रही है, आप जानते हो, लोग नॉर्मली मानते हैं आप ये राउंड है, बट इट इज एग्जैक्टली इलेप्टिकल, राइट? इलेक्ट्रिकल जब होगा तो एक समय कुछ नजदीक होगा, जो भी सैटेलाइट से कुछ नजदीक हो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कभी जब वो दूर होगा तो उसका इफेक्ट कम होगा। ये सारी चीजों को इग्नोर करके, बट अगर सबको एक साथ एज अ होल देखा जाए तो आर नेचुरल वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, but we'll try to study with using the pattern or model, most of the generalized pattern, right? उसको देख, so these are, तो models क्या होते हैं अगर आप देखोगे, so to deal with the complexity science uses models। what the models, these are simplified ways of looking at real system that focus only on what is important for a given question।
सो मॉडल क्या होता है? मॉडल फोकसेस ऑन that part which is or which are important to understand our concept, right? जैसे in physics moving car may be represented as single point, तो उसको मॉडल से दिखाते हैं, राइट? अगर मॉडल इन मॉडल क्या है? एक तरह से आप जैसे कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, अगर पिक्टोग्राम के रूप में देखें, अगर मान लेते हो ये मास है कुछ, तो इसको हम m से दिखाते हैं, राइट? ये अगर ये कोई चीज चल रही है तो इसको v से दिखाते हैं, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन, राइट? राइट? और अगर मान लो ग्लोब है, आप मान लो इवन अर्थ है, अर्थ को आप जो है आप दिखाते हो आपको चित्र में इस तरह से कि हाँ ये अर्थ है, राइट? ये अर्थ है, बट डू यू थिंक दिस इज अर्थ इन इन इट्स ओन फॉर्म? नो, अर्थ बहुत बिग है। क्या कहते हैं इन फिजिक्स, कार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंगल पॉइंट। जैसे मान लेते हैं आप फिजिक्स में, जैसे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब बोलते हैं एक कार चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, राइट? तो इस पॉइंट को क्या बोल दिया? ये दिस इज अ कार। सो वी आर नॉट टेकिंग इनटू काउंट कि उसके टायर में फ्रिक्शन कितना है, राइट? है ना? अगर इसको हमें फोर्स एक्सेलरेशन कुछ भी निकालना होगा, हवा का कितना प्रेशर है, अगर वो दिन में चल रहा है तो टेम्परेचर कितना है, उन सब चीजों का इफेक्ट हम इग्नोर करते हैं, राइट? बिकॉज आर मॉडल, आर intent is to find here only how much force is generated, what is the acceleration, right? तो ये सारे, हाँ, कार के मास पे भी डिपेंड करता है m into a। तो हम लोग ये जो प्रेजेंटेशन करते हैं, दिस प्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉडल। ये हमने कार का एक मॉडल बनाया। आप ये नहीं कह सकते, एक प्रोटोटाइप अलग होता है कि ऐसे आपने कार ऐसे ऐसे बना दी, बट इसी को दिखाने के लिए फिजिक्स में सिंपली यूज अ पॉइंट, राइट? आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, आपने लास्ट क्लास में या आपने कहीं पढ़ा होगा m1 और m2, है ना? बोलते दो मास है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। तो ये m1 जो दिखा रहे हैं, दिस इज मास, दिस इज प्रेजेंटेशन, राइट? वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं v से, दिस इज अ प्रेजेंटेशन। एक्सेलरेशन हम a से दिखा रहे हैं, दिस इज अ प्रेजेंटेशन, राइट? करेक्ट? तो सिंगल पॉइंट। व्हाइल इन केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन एज स्फीयर, है ना? फिजिक्स में कार को हम पॉइंट लेते हैं, लेकिन एटम हम जो दिखाते हैं केमिस्ट्री में, तो क्या होता है? इस तरह से पॉइंट लेके दिखाते हैं कि चलो ये एटम है। इन बायोलॉजी सेल्स आर शोन एज डायग्राम्स हाइलाइटिंग की पार्ट्स। बायोलॉजी में क्या करते हो? जैसे ऐसे कुछ बना दिया, अमीबा हो गया, द बेसिस स्ट्रक्चर, राइट? तो इसको अलग अलग शेप्स एंड बॉन्ड्स, राइट? एंड इन अर्थ साइंस द अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर। देखो इस तरह से अर्थ, जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको, layered into distinct regions. So building such models involves making assumptions and deliberately ignoring certainty. तो जब हम इसको दिखाते हैं कि ये अर्थ है, तो अर्थ दिखाते हैं तो उस पर क्या चाहिए, उसके टुवर्ड्स हम काम करते हैं, ना? उससे हमें क्या पता करना है। हम बहुत सारी चीजें, अर्थ एक मैग्नेट है, उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टार्टिंग द, जैसे एग्जाम्पल फॉर स्टार्टिंग मोशन ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट और ये ऐसे ऐसे गिर रहा है नीचे आपकी तरफ, जमीन की तरफ गिर रहा है, तो क्या होता है? एयर रेसिस्टेंस, एयर तो हवा तो इस पे लग रही है। हम जब खड़े होते हैं, हवा नहीं भी है तो मतलब हवा है, राइट? एयर इज देयर, वी कैन फील इट ओनली इफ इट इज ब्लोइंग हाई। अगर ये बहुत तेज से चल रही है तो हवा को हम फील करते हैं। वाई? कि हमारे बाल उड़ने लगते हैं, हमारे कॉलर्स उठने लगते हैं, है ना? वी फील लिटिल बिट डिस्टर्ब इफ यू आर नॉट, बहुत पतले दुबले हो, लगता है कि अरे हवा तो मुझे हिला रहा है, तो यू कैन फील, राइट? सो एयर का रेसिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ होता है। एयर भी आप पे एक प्रेशर डालता है, रेसिस्टेंस। तो एयर रेसिस्टेंस में भी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो आप देखते हो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ एक mg फोर्स लग रहा है जो कि खींच रहा है किसको? नीचे, इस बॉल को, m मास को नीचे खींच रहा है। तो क्या इसमें कुछ एयर इधर से नहीं लग रहा होगा, इधर से नहीं लग रहा होगा, इधर से नहीं लग रहा होगा, इधर से नहीं लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, हाँ होता है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इग्नोर कर देते हैं इस केस में। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम द कॉन्सेप्ट, the atmospheric pressure or basically the air resistance is ignored because that does not make any sense while we calculate something from this falling object, right? इस गिरते हुए ऑब्जेक्ट से अगर कुछ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं, कुछ भी, तो उसमें एयर रेसिस्टेंस इन्वॉल्व, वी इग्नोर इट, राइट? अब जैसे बायोलॉजी, व्हेन स्टडीइंग हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, बायोलॉजी में जैसे आप पढ़ते हो कि हार्ट से, हार्ट जो है आपका जो हृदय है, कैसे ब्लड को पंप करता है, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a functioning system. तो हार्ट आप देखते हो, हार्ट के अंदर क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे, उसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, लेकिन आर
intent or our intent here is to understand how heart functions, कि हृदय कैसे काम कर रहा है. We are not studying about you, we are studying heart as a whole system. So we are ignoring those things, right? उनके functions को. So that is the right ignorance. So these choices are not mistakes. ये क्या है? Mistakes नहीं ignore करना. They are done on purpose to keep things simple enough, but still allow us to find answer to what we are looking for. मतलब ये पर्पसली हम लोग अलग करते हैं, बट इससे क्या मतलब है? क्या हमारा पर्पस अचीव कर पाते हैं? यस. ये पर्पस इसको हटाना सिंपल है, बट स्टिल अलाउड अस टू फाइंड, मतलब उसको हटाने इग्नोर करने के बाद भी ये हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे हमें हर्ट करीब पड़ना है तो हम उसको जान पाते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है. तो वो सारी चीजें हम इग्नोर करते हैं जो हमारे मेन स्टडी में डिस्टर्ब नहीं करें. So ignoring something which cannot disturb your actual experiment, right? So complex है क्योंकि वो उस फैक्टर को मिलाएंगे तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, right? So ignoring something not at the cost of what you are doing is getting disturbed. What you are doing, you will get the right result even though ignoring certain things, which, and this is why we say ignoring such things are not a mistake. Okay, जैसे आपका क्रिकेट शॉट है, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स. यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, राइट? एक मॉडल बनाना चाहते हो. व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड? सो अब देखो, वी मस्ट आस्क, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट? क्या अगर लेते हैं सिंपल सी, अगर ये बॉल है, मान लो इसको किसी ने हिट करा, इसको बॉल को हिट करा, ये बाउंड्री है, क्या ये बिना हिट किए बाहर बाउंड्री पे जाएगी? क्या ये टप्पा खा के यहां से फिर यहां जाएगी? है ना? तो फॉर दिस थिंग्स, तो अगर मान लो किसी 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 बंदे ने इसको मारा, मान लो ये बैट, क्या बैट, बहुत लोग खेलते हैं एमआरएफ का बैट है या एसएस का बैट है या और भी ब्रांड्स होंगे, आई डोंट नो, राइट? सो आपने देखा हो विराट कोहली के उस पर एमआरएफ का लगा रहता है ना, एसएस भी होता है. तो ये कह रहा है कि द ब्रांड ऑफ द बैट और कलर ऑफ द बॉल, बॉल किस कलर का, व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं या आप टेनिस बॉल से खेल रहे हो या आप द रेड बॉल से खेल रहे हैं, राइट? आजकल तो नॉर्मली क्या होता है, व्हाइट बॉल से लोग क्रिकेट खेलते हैं आजकल, बट टेस्ट जो है स्टिल वी यूज द रेड बॉल. तो क्या बैट के कलर पे, उसके बॉल पे, कितना घास है यहाँ पे स्टेडियम में, क्या उस पर डिपेंड करता है? डू यू थिंक उस पर डिपेंड करेगा बॉल का बाहर जाना बहुत ज्यादा हद तक? तो हम कहते हैं मेक नो डिफरेंस, मतलब ये इससे डिफरेंस नहीं बनता है. ऑन द अदर हैंड, किस पे डिपेंड करेगा कि हाँ ये जो बॉल है इसका वेट कितना है. अगर मान लो ये बॉल 200 ग्राम का हुआ, 200 ग्राम का, तो हो सकता है दूर जाए. अगर लेकिन 150 ग्राम का होता तो हो सकता है और जाता, इसको स्पीड और मिलती. तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि बैट किस ब्रांड से, किस बैट से मारा, लक्कड़ के बैट से मारा है या एमआरएफ के बैट से मारा है या धोनी के बैट से मारा, उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है कि उसको जो हिट जो हुआ है उस पर फोर्स कितना जनरेट हुआ, उस बॉल में वेलोसिटी कितनी ज्यादा हुई, तो वो डिपेंड करेगा कि बॉल का वेट कितना है. तो these things are dependent to understand if the ball will go off the ground or ball will go hit the ground and then it will go after post ground, right? So the mass of the ball, mass of the ball, speed and direction in which it has been hit will be very important. ये इंपॉर्टेंट है कि बॉल का वेट कितना है, कितने स्पीड से मारा, मतलब कितना फोर्स जनरेट हुआ है और किस डायरेक्शन में गया है ना? तो इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि बॉल जो है वो बाहर जाएगी या टप्पा खा के जाएगी, ना कि बैट के ब्रांड पे, राइट? है ना? या बैट के स्टिकर पे या बॉल किस कलर का, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. करेक्ट? तो अंडरस्टैंड कि उस मॉडल के बेसिस पर प्रिडिक्शन करेगा अगली बार कि अगर इतने वेलोसिटी पे किसी ने मारा तो बॉल बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, और अगर कोई इससे ज्यादा वेलोसिटी मारा, उससे कम वेलोसिटी मारा, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा, या तो बॉल अंदर रहेगी या बाहर रहेगी. बट इस पे डिपेंड नहीं करता. एयर फ्रिक्शन, अगर एयर है तो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है कि बॉल कहां जाएगी. सो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करना वो हमारा मॉडल कहलाता है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स in science is not meant to be hurdle, instead it is a language that helps us think more clearly about the world. So अभी फिलहाल के लिए मैं जब तक 10th तक क्लास तक होते हैं, जहां तक मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस करता है, you have to be very good in maths, right? You have to be very good in maths. But maths आप जब अच्छे हो जाते हो
तो जब बाद में आप फिजिक्स पढ़ोगे, इवन केमिस्ट्री, बट मोस्टली इस केस फिजिक्स के केस में लैंग्वेज मीन्स कि आप फिजिक्स की बात को कहने के लिए मैथ्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे आप मान लो आप आपके फ्रेंड आपके सर्कल में होंगे, आप जहां भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे भाषा में बात करने वाले लोग हैं। कुछ मान लेते हैं, कुछ हिंदी में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ तमिल में बात करते हैं, कुछ पंजाबी में बात करते हैं, कुछ बंगाली में बात करते हैं। तो आप लोगों को अगर एक लैंग्वेज दी जाए कि भाई आप सब लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करना है शेयर्ड लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में? शेयर्ड लैंग्वेज में। शेयर्ड लैंग्वेज मीन्स इट इज नोन बाय एवरीवन। तो आप कहते हो नहीं हिंदी सब जानते हैं, बोल लेते, बट साउथ इंडियन कहते हैं नहीं मैं हिंदी नॉट कंफर्टेबल, इंग्लिश। इसी से तो इंग्लिश में सारे लोग सबको आती बात कर सकते हैं। दैट्स अ शेयर्ड लैंग्वेज व्हिच सर्व्स अ कॉमन पर्पस, राइट, टू कम्युनिकेट क्लियरली। Same thing if you go to foreign country, somebody is from Spain, Italy, Germany, France, they have their own languages, उसकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, आपको वो नहीं आती है। So everybody agreed, okay, fine, English is an international language, we'll use this as to serve the shared purpose, right? तो तो फिजिक्स में तो वो एक लैंग्वेज हो गई। उसी तरह मैथ्स जो है एक साइंटिफिक इक्वेशन को दिखाने का तरीका जो है, जैसे F बराबर ma, ये आपका जो इक्वेशन है ये साइंटिफिकली दिखाया मैथ्स के बेसिस पे, क्योंकि यहां तक आने के लिए हमें मैथ्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या है उसको टाइम के साथ देखते हैं, फिर इसको ए कहते हैं, फिर फोर्स अप्लाई हुआ उसके बराबर हुआ, है ना। अब जैसे मान लेते हैं हम कुछ भी आप ये प्रूव करते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। इफ यू प्रूव इट तो इसमें क्या होता है, आप क्या लेते हो, आप लेते हो पैरेललोग्राम लेते हैं, वो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स, है ना। और यहां से डिस्टेंस लिया, ये लोएस्ट डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये कैसे सीखा? आपने मैथमेटिक्स से सीखा। आप कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी कैसे बताते हो किसी भी प्ले फिगर का, तो आप कहते हो कि नहीं मैथ्स का यूज करते हो। बट उसको यूज करते हुए हम कोई मैथमेटिकल मॉडल या साइंटिफिक इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि मैथ्स इज सर्विंग एज अ लैंग्वेज ऑफ इन ब्रॉड साइंस, राइट। ओके, जैसे देखो यही वाला देखो, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्या है? व्हाट व्हाई इज द किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर? क्यों यूज करते हैं? इसलिए क्योंकि जब भी हम जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए न्यूटन्स लॉ सेम है। अमेरिका में जो पढ़ते हैं उसके लिए भी न्यूटन्स लॉ सेम है, जो स्पेन में पढ़ रहा है उसके लिए भी न्यूटन्स लॉ सेम है। इवन एनी लॉ, if not for emphasizing on Newton's law, any law if anybody is studying, more or less I would say physics chemistry के जितने भी laws हैं, principle हैं, law of conservation of mass, law of conservation of momentum, right, या आप न्यूटन्स लॉ है, गैलीलियोस लॉ है, केपलर्स लॉ है ना, जो भी जितनी भी चीजें बनी हुई हैं that are constant throughout the globe, across the globe, सब लोग एक ही चीज पढ़ते हैं। अगर आप स्पेन वाले से पूछोगे तो बोले व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, ही विल आल्सो से द सेम थिंग, एफ बराबर एम ए इक्वेशन, राइट। उससे बर्नौलीज थ्योरम पूछेगे वो वही बताएंगे। उससे पूछोगे कि ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, दे विल से द सेम थिंग, टू मास इफ they are kept at a distance of r, the force will be equal to the product of the masses divided by the square of the distance. It will remain the same. Science studies across the globe, it is same in terms of laws, principle, theory, right? ये सब कुछ सेम है। तो जो यूनिट्स भी होंगे, कोई भी बच्चा सवाल बनाता है वो यूनिट्स अक्रॉस इट इज सेम अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। अगर किसी ने सवाल में ही दे रखा है कि नहीं आपको पॉन्ड में सवाल सॉल्व करना है तो आप पॉन्ड में लोगे, अदरवाइज मास को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि वी ऑल हैव द वेरिएशंस इन आवर स्ट्रक्चर, सो टू यूनिवेरिएट, इसको एक स्टैंडर्ड आइडिया देने के लिए, सब लोग स्टैंडर्ड आइडिया देने के लिए कि सब जगह सेम हो, तो इसको कहते हैं एसआई यूनिट। It means this is what system of international unit। ये क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या कहा गया कि एक पर्टिकुलर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको इसी चीज में मापा जाएगा अनलेस इट इज स्टेटेड स्पेसिफिकली, राइट। तो जैसे
अब देखो, अब इसको पढ़ते हैं, व्हेन वी बाय राइस वेजिटेबल वी एक्सपेक्ट ए किलोग्राम टू मीन द सेम अमाउंट एवरीवेयर। तो अगर 1 किलो अगर सेब लिया तो उतना ही 1 किलो का वेट होना चाहिए, अगर 1 किलो पालक लिया तो भी उतना ही होना चाहिए, 1 किलो अगर मान लो आटा लिया तो उतना ही होना चाहिए, तो 1 किलो दूध लिया तो भी उतना चाहिए। इट मीन्स द मेजरमेंट हैज टू बी द सेम। इमेजिन द कंफ्यूजन इफ यू यूज डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर, हर जगह अलग अलग लेते, पता चला 1 kg के मतलब उसको आधा केजी कहते हैं, 1 kg को आधा किलो कोई दे दिया तो आप तो बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, 1 kg means 1000 gram, it is internationally approved, so no one can give you 500 gram, right? So based on agreed, so thankfully measurements are based on agreed international standard, not local subject or opinions. So international standard जो सिस्टम था, जो बॉडी था, जो संस्था थी, उन्होंने एक यूनिट का निर्माण कराया जिसको बोला कि दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। मींस एनीबडी कहीं भी अगर 1 kg का मतलब होगा तो सेम होगा, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे स्पेन में हो, चाहे इटली में हो। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, राइट? सो इसलिए स्टैंडर्ड बनाना जरूरी था, सो दैट इट गिव्स द फेयरनेस इन डेली लाइफ एंड ट्रेड। सो टू ब्रिंग फेयरनेस, इक्विवेलेंस, equality, the international organization has built a system which we call SI system, system of international unit, और उसी यूनिट को हम सब लोग यूज करते हैं। तो 7 बेसिक यूनिट्स बनाई गई कि इसके बेसिस पे ही बाकी सारे यूनिट्स का मेजरमेंट होगा, राइट? आगे देखेंगे। वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया, इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एक्लिप्स? सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण? एक्लिप्स 2 तरह के होते हैं, सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण ल्यूनर इक्लिप्स। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है अर्थ के बीच में, अर्थ और उसके बीच में कुछ आ जाता है तो क्या होता है, ऑब्स्टिकल हो जाता है। ऑब्स्टिकल होने से क्या होता है, ये एक शैडो बनती है और हमारा आसमान क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। और उसमें कहते हैं कि या ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या इससे वो खराब हो जाता है खाना? क्या खाना बासी हो जाता है, स्टेल हो जाता है? साइंस ने इसको देखा एंड साइंस ने कहा कि नहीं, this proofs comes from asking simple scientific questions, मतलब इसको नहीं माना गया, नकार दिया गया कुछ क्वेश्चन। एन एक्लिप्स इज जस्ट अ प्ले ऑफ शैडोज, राइट? ये जो शैडो का प्ले है, शैडो बनता है, बिखरता है। व्हाट फिजिकल चेंज अकर्स ड्यूरिंग एक्लिप्स? डज टेम्परेचर चेंज? क्या टेम्परेचर चेंज? हाँ, थोड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट चेंज हो गया। कि रूम टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री था तो उसके कारण, शैडो के कारण मान लो ऐसा नहीं हो गया कि वो 10 डिग्री हो गया, 30 से 29 हो गया, जो कि नॉर्मल वेरिएशन है। दिस इज व्हाई सेइंग सिग्निफिकेंटली, कि सिग्निफिकेंटली चेंज होता है क्या? नहीं होता है। नो फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट सच अ क्लेम। तो इस चीज को कोई सपोर्ट, जब इसको साइंटिफिकली कोई चीज सपोर्ट नहीं करता है तो साइंस की भाषा में हम कहते हैं वी हैव एक्सप्लोर्ड, देयर इज नो सच क्लेम्स व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड। पुरानी कथाएं हैं, किस बेसिस पे हैं? वो वर्ड ऑफ माउथ से आ रही हैं, बट वो सारे क्लेम सही है नहीं है, वो साइंटिफिकली वी कैन मेजर, वी कैन ऑब्जर्व, एंड वी कैन ऑब्जर्व विद द पैटर्न इफ देयर इज अ चेंज, लेट्स से फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कुछ हो रहा है, उसके कारण कुछ चीजें बदल गई, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट करके हम देख सकते हैं कि वो क्लेम सही है या गलत है। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो द क्लेम इज कि सोलर और लूनर एक्लिप्स में, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान खाना खराब हो जाता है, दैट इज डिसअप्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट। ओके, ये देखो अप्रोक्सीमेशन की बात होती है। अप्रोक्सीमेशन में क्या कहते हैं, जैसे अज्यूम दैट और कि 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे एक आदमी के, एवरेज एडल्ट को 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। अभी कह रहा है हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड्स व्हेन कुक्ड एंड यूज दिस टू एस्टिमेट द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द फैमिली। तो बोलता है कि 100 ग्राम अगर अनकुक्ड राइस है, जो कि चावल है एक्चुअल में, जब उसको पकाते हैं तो वो पका हुआ चावल बन जाता है, जिसको भात भी कहते हैं कुछ रीजन में, राइट? तो क्या वो 100 ग्राम का जो राइस है उसमें कितनी कैलोरी है, वो क्या उसको सर्व कर पाएगा? इट इज नॉट टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर बट टू चेक whether the answer makes sense, as 100 gram for a month is clearly too little। अच्छा, एक महीने की, so 100 gram for a month is too little। 100 gram तो हर दिन लोग खा लेते हैं, राइट? सो अप्रोक्सीमेशन आप बोल सकते नहीं यार, दिस इज नॉट से कितनी कैलोरी होगी है, मान लो 10 कैलोरी हुई तो 100 ग्राम से कितनी होगी, मान लेते हैं कि 1000। 100 ग्राम तो एक ही होगा ज्यादा,
तो 100 कैलोरी हो गई, राइट, ठीक है, 100 कैलोरी हो गई। इस तरह से आप मेजर करके बता सकते हो कि भाई 2000 से 2500 किलो कैलोरी चाहिए, तो उसके लिए इससे नहीं होगा और कुछ फूड खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चावल आप खाते रहो 100 ग्राम की जगह 500 ग्राम कर लिया, नहीं, चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां स्पेशली खानी चाहिए, राइट। आप दूध है, दही है, वो आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा है, मछली है, राइट, मटन है, इन सब में प्रोटीन और एनर्जी और द कैलोरीज आर फुल। तो आप उन सबको लेकर के आप इतनी इस डेफिसिट को, इस जो स्टैंडर्ड है इतना ले सकते हो, ठीक है। जो कोविड जब हमारे पास आया तो मास कैसे काम करता है, तो कोविड 19 पेंडेमिक, अंडरस्टैंडिंग हाउ मास वर्क्स, ये इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, पार्टिकल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, केमिस्ट्री क्या है इसमें, पॉलीमर फाइबर, इसका फाइबर जो बना है पॉलीमर फाइबर का, तो केमिस्ट्री है, राइट। बायोलॉजी क्या है, साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरस, कि किस साइज का वायरस है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस से मास्क अलग अलग लेते हैं, कोई छोटा मास्क है, कोई N95 लेते, कोई ट्रिपल लेयर लेते थे, 6 लेयर भी आता था। तो कैसा लेना है, या सिंपल आपको जब आप ट्रैफिक में जा रहे हो, सिर्फ एयर पोल्यूशन से बचना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा उस तरह के मास्क नहीं चाहिए फिल्टर वाले। तो ये सारी क्या है, ये अगेन बायोलॉजी है। मैथमेटिक्स, मॉडलिंग, एयर फ्लो, फिल्ट्रेशन, एफिशिएंसी। मैथमेटिक्स क्या है कि इसमें जो आप छेद करोगे, जो पोर्स बनाओगे, वो कितना छोटा हो सकता है, सो दैट कि एयर कैन पास, सेफ एयर कैन पास। सो दीज थिंग्स, तो उसका कुछ रेडियस होगा, कुछ उसके रेडियस होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, कितना पास करेगा, तो ये इसके बिहाइंड मैथमेटिक्स है। सो इट मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी and mathematics, these are not, especially physics, chemistry and biology, these are not distinct. We made it, or scientists have made it, or the scholars made it distinct, so that we can get the concept in an easy way. But overall science is interrelated. Okay, what is secondary science about? We have already talked about this. So secondary science is about deep exploration, है ना, deep exploration, measurement and prediction, right? We have talked about this. ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, बट फॉर दिस चैप्टर आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो थ्रू द बुक। मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूं कि आप बुक पढ़ो, बुक से दोस्ती करें। बुक में जितनी जानकारी होगा, वी कैन गिव यू द जेस्ट and we can try to be fair in our delivery of the lectures, but to go more deeper into the concept, into the learning, it is, I always advise, read your books, right? Okay, scientific models क्या होते हैं? So scientific models simplifying the world, right? क्या होता है? Pattern, right? Pattern, and we ignore certain things, but this ignorance does not make difference in the exact calculation, right? Scientific language, science की language क्या है? Maths. साइंस को समझने के लिए हमें मैथ की जरूरत है। सिंबल्स इन मैथमेटिक्स, राइट? सिंबल्स आप साइंटिफिक लैंग्वेज सिंबल भी यूज करते हैं, वेलोसिटी को v लिखते हैं, है ना, बहुत फोर्स को f लिखते हैं, मास को m लिखते हैं, है ना, करंट को q लिखते, सॉरी चार्ज को q लिखते हैं, करंट को I लिखते हैं। दीज आर द सिंबल्स, राइट? विल सी। लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, मैं फिर देखता हूं लॉज क्या होता है। लॉज मीन्स एज अ ऑब्जर्वेबल पैटर्न, क्या पैटर्न साफ साफ दिख रहा है, राइट? थ्योरीज उसी को एक्सप्लेन करता है कि ये जो नियम हमने बनाया किस बेसिस पे बना। लॉज ये है कि ये स्क्वायर है हर एक नेचुरल नंबर का। तो थ्योरीज इज गेटिंग डीपर इनटू इट, राइट? एंड देन प्रिंसिपल बेसिकली इस एग्जांपल सब प्रिंसिपल आप कह सकते हो विच आर, जैसे कि हमेशा आइडेंटिटीज, प्रिंसिपल्स आर लाइक आइडेंटिटीज विच आर ऑलवेज ट्रू, राइट? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारे साइंस की चर्चा। बट ये प्रिंसिपल। प्रेडिक्शन इन साइंस, प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? बेसिस द मॉडल इफ इट इज सक्सेसफुल। मॉडल अगर सही है तो उसके बेसिस पे अगर कोई नई चीज, नई कंडीशन आ गई, नई सिचुएशन आ गई, तो क्या हमारा वो मॉडल उस पर एक्ट करके राइट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है? उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं प्रेडिक्शंस। एस्टिमेशन,
रफ आंसर जैसे मैंने अभी अभी कुछ देखा था अपनी एनसीईआरटी में कि अगर 100 ग्राम पर महीने के लिए है तो क्या वो इज दैट सफिशिएंट फॉर अ पर्सन हु कंज्यूम्स एन एडल्ट हु कंज्यूम्स 2000 से 2500 कैलोरी एवरी डे? फॉर हिम और फॉर हर वुड इट बी गुड इनफ 100 ग्राम फॉर अ मंथ? Not even a day, I would say. Science is interdisciplinary. This is very important. Interdisciplinary का मतलब क्या होता है कि जो डिसिप्लिन किसको कहते हैं? जो हमने साइंस को फिजिक्स में बांटा एक अलग डिसिप्लिन है, या इसको स्ट्रीम कहते हैं। आप किस बोलते हैं ना, कौन से स्ट्रीम से किया आपने? साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स स्ट्रीम से, ना आर्ट्स से। बट उस स्ट्रीम के अंदर जो है आपने फिजिक्स पढ़ा अलग, वो फिजिक्स का डिसिप्लिन हो गया। आपने केमिस्ट्री पढ़ा, वो केमिस्ट्री की डिसिप्लिन है। आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स की डिसिप्लिन है। बायोलॉजी पढ़ा, आप बायोलॉजी की डिसिप्लिन। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये होता है कि सारे डिसिप्लिन जो हैं, सारी जो पढ़ाई है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना? तो इंटरकनेक्टेड केस, कोई भी चीज अगर कोई भी घटना होती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जहां पे मान लो कि कोई भी घटना हो रही है, एनी इंसिडेंस, और इंसिडेंस मत बोलिए, फिजिक्स की साइंस क्लासेस को इवेंट किया, एनी इवेंट अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वहां पे फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, और बायोलॉजी भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है। मैथ्स तो होना ही है। बट आपको क्या लगता है, क्या ये सारे एक साथ होने जरूरी है? नहीं। हो सकता कहीं पे कोई इवेंट वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली इन्वॉल्व हो सकता, कोई घटना है घटी जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिर्फ इन्वॉल्व है, राइट? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, है ना? तो या कहेंगे कोई इवेंट अगर मान लो यहां हो गया, उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, राइट? तो कहने का मतलब ये है, बट उसमें मेजॉरिटी में क्या हो रहा है, इसलिए हम उसको उस डिसिप्लिन में बांट देते हैं। बट हर एक दिनचर्या की घटना और जो चीज हम देखते हैं या सुनते हैं या जिसको महसूस करते हैं, हर एक के पीछे एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर। नेचर में किसी न किसी नियम से चल रहा है, जिसको हमने ढूंढ लिया, एक्सप्लोर कर लिया, वो बन गया एक साइंस का थ्योरी, कॉन्सेप्ट। बट जिसको वी आर स्टिल exploring, so we say that we are still into the exploration mode, right? तो यही एक्सप्लोरेशन आपको करना है। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, जो पहले से करी हुई चीजें हैं, जो प्रूव्ड चीजें हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, और उसके बेसिस पे हम नई चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसी निरंतर प्रक्रिया को, इसी कांस्टेंट नेविगेशन को वी से दैट दिस इज एक्सप्लोरेशन। तो आई होप आपको एक्सप्लोरेशन का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, राइट? साइंस एज अ ह्यूमन एक्टिविटी, साइंस एक ह्यूमन एक्टिविटी, ऑफ कोर्स वी एज अ ह्यूमन वी चेक एवरीथिंग एंड वी मेजर, वी ऑब्जर्व। सो आगे देखते हैं व्हाट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी से हम लोग किधर चल रहे हैं? डीप एक्सप्लोरेशन में। मैंने आपको एक्चुअली जो आपके फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ दे दिया। आई एम जस्ट वॉकिंग यू थ्रू माई पीडीएफ सो दैट कुछ अगर छूट गया हो तो मैं उसको कवर करूं। बट ऑलमोस्ट योर फर्स्ट चैप्टर इज डन। नेक्स्ट, और मैं आशा करता हूं बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। आई विल मेक साइंस वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। I believe in me. I won't talk about now middle school because you all are now in high school. So how? Important is how. We know what we know. So how we know, कैसे जानेंगे इस चीजों की, ये कैसे प्रूव करते हैं, या फॉर्मूला है तो कैसे प्रूव किया, हाउ वी डू दिस एंड व्हाट आर वी गोइंग टू मेजर इट, राइट? ठीक है। सो ऑब्जर्वेशंस, राइट? If you see, observation means what we do. Observation is careful measurement. Pattern expressed with symbols and equation. कोई भी पैटर्न जो होता है, जो भी आप मॉडल देखते हो, तो हम कहते हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था 1 2 3 4, और इधर आ जाते हैं, मान लेते हैं 1 4 9 16। तो हमने एक है, जब एक मॉडल एक रिलेशन शो करते हैं, एक फंक्शन शो करते हैं, एक तो उसको हम कहते हैं कि वो एक मॉडल है, एक रूल है ना? तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई नंबर x है तो जो रिजल्ट का नंबर है वो क्या है, उसका स्क्वायर है। ये एक क्या हो गया, दिस इज अ, इसको हमने इसी चीज को हमने फॉर्मूला के रूप में दिखा दिया कि कोई अब कोई पूछेगा कि भाई अच्छा बताओ 7 का स्क्वायर कितना होगा,
तो बोले भाई ये फॉर्मूले के हिसाब से ये चल रहा है ये मॉडल, तो इसको क्या करें, अच्छा ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट, अगर कोई दे रहा है पूछ रहा है, और ये क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो बोलता भाई 7 अगर लेंगे तो क्या होगा, तो ठीक है भाई 7 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 into 7 49, you will be able to simply predict. This is what we call prediction, right? So our rule is correct, तो प्रेडिक्शन इज करेक्ट, तो यहां पे पूरा पूरा सही है, तो प्रेडिक्शन है, तो इसलिए कहते हैं पैटर्न सबसेट सिंबल्स एंड इक्वेशन। मॉडल बिल्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मॉडल क्यों बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये तो सिंपल एक सिस्टम बनाया, आपने देखा होगा बहुत, इसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न भी आ सकते हैं। सो आइडिया टेस्टेड, रिवाइज, समटाइम्स डिस्कार्डेड, राइट। कभी ऐसा होता है, कभी ये सिंपल, ये एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, आपने कभी कोई आइडिया दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आइडिया को आप टेस्ट करोगे, उसको फिर उसका इवैल्यूएशन होगा, इज दैट आइडिया गुड इनफ टू बिकम ए मॉडल। अगर वो उससे मॉडल प्रेडिक्शन अच्छा हो सकता है, हम कहेंगे दिस आइडिया इज गुड, वी कैन गोइंग टू इंप्लीमेंट इट। बट अगर नहीं होता है, आइदर वी गो फॉर रीटेस्टिंग और वी डिस्कार्ड दैट आइडिया कि भाई ये नहीं चलेगा, है ना। सो दिस जर्नी इज टेस्टिंग, रिवाइजिंग, डिस्कार्डिंग, दिस होल जर्नी इज एक्सप्लोरेशन। मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी दैट फोकस, जो फोकस कहां करता है, ओनली व्हाट मैटर मोस्ट। सो फिजिक्स, अ मूविंग कार इज रिप्रेजेंट अ सिंगल मूविंग पॉइंट, राइट, ऐसे दिखाते हैं। बायोलॉजी में सेल हाईलाइटिंग की पार्ट, जैसे यहाँ पे सेंटर है, प्लाज्मा है, स्टोमेटा है, राइट, नॉट स्टोमेटा, प्लाज्मा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वगैरह वगैरह दिखाते हैं। केमिस्ट्री में क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल, ड्रॉन इन स्पेयर्स, ठीक। अर्थ साइंस, स्मूथ स्फेयर को आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। क्रिकेट शॉट हमने इसकी बात कर ली, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन है, कुछ डेलिबरेटली इग्नोर करता है डिटेल्स को, जो कि इंटेंशनल नहीं है, नॉट ए मिस्टेक, वो मिस्टेक नहीं होता है। मेघनाथ, अच्छा यहां लिखा हुआ मेघनाथ साहा, राइट, दिस गाय, ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट हु स्टडीड स्टार्स। तो आप जैसे जानते हो स्टार, जब पढ़े आपने पढ़ा कि जैसे सूरज भी हमारा बहुत बड़ा स्टार है, राइट, तो वो इतनी दूर है कि हमें इतना छोटा सा दिखाई पाता है। बट जब आप वहां जाओगे तो कहते हैं कि वहां पे टेम्परेचर बहुत है, प्रेशर भी होगा, ह्यूमिडिटी भी होगी, क्या पता वहां पे एटमॉस्फेयर है या नहीं, वो भी नहीं पता, राइट। तो साहा स्टडीड लाइट फ्रॉम स्टार्स, उन्होंने क्या किया कि स्टार से जो लाइट आ रही है इसका उन्होंने स्टडी किया विदाउट मॉडलिंग एवरी एटम। तो लाइट, पता है कि लाइट कोई भी चीज बनी हो तो उसमें भी क्या है, उसमें एटम है, मॉलिक्यूल्स है, क्या उसके बारे में उन्होंने, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, रिएक्शंस, उसके अंदर भी रिएक्शंस हो रहे होंगे क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे है, उस रिएक्शंस को इग्नोर कर दिया इन्होंने। ही ट्रीटेड स्टार मैटर एज ए हॉट गैस, वो सिंपली बोला ये एक हॉट गैस है, ये जो स्टार बना हुआ एक हॉट गैस है, इसके अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। एंड फोकस्ड ओनली ऑन कि उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, हाउ एटम्स फॉर्म्स आयंस, इसमें एटम्स अगर हो रहे तो आयंस के उसके अंदर क्या हो रहा है उसको इग्नोर कर दिया। सिर्फ दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड हिम टू एक्सप्लेन व्हाई स्टार कलर इज डीपली कनेक्टेड टू इट्स टेम्परेचर। तो इससे उन्होंने निकाला, स्टैब्लिश किया कि स्टार का जो कलर होता है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा दिस इज वाई से कि मेघनाथ साहब कि जब हम मॉडल बनाते हैं वी इग्नोर सर्टेन थिंग्स व्हिच डू नॉट डिस्टर्ब योर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज, सिंबल्स, मैथमेटिक्स, ये हो गया हमारा। हाँ, तो ये देखिए आपके बुक में ये क्या है, वाई प्रिसाइज लैंग्वेज, साइंस यूज ए वेरी प्रिसाइज लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज यूज करता है कि हाँ भाई मास को क्या कहना है, वेलोसिटी को क्या कहना है, आप फोर्स को कैसे दिखाओगे, है ना, केमिस्ट्री में इक्वेशंस को कैसे दिखाओगे, राइट, आयंस को कैसे दिखाते हैं आप, सॉलिड को कैसे दिखाते हो, है ना, फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शन, स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, ठीक है। इसका अलग मीनिंग है एवरीडे यूजेस से। आप देखो मास को m से दिखाते हैं, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, फोर्स को f से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से दिखाते हैं, ये इसका यूनिट है। स्पीड ऑफ लाइट c क्यों कहते हैं, ये सिंपली है c कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड celeritas, उसका मतलब होता है स्पीड, इसलिए उसको वहां बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि लैटिन से लिया गया है। जैसे लैंग्वेज ऑफ साइंस, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स इज नॉट ए हर्डल, इट इज अ लैंग्वेज, ठीक है, which helps you to describe what motion, distance, time, velocity, chemical reaction, pattern of population growth, identify quantities, relationship, reason, right? Regular pattern observed, that is a law. कभी कभी इसको क्या वर्ड्स में दिखाते हैं या इक्वेशंस में भी दिखाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। थियोरी क्या होता है
theory is explain why it is happening, कि those pattern occurs based on evidence gathered over time, कि वो जो पैटर्न हो रहा है उसके लिए आपने एविडेंस गैदर किया टाइम के साथ और आपने प्रूव किया कि इसके होने का ये कारण है, दैट इज थियरी। प्रिंसिपल क्या है? इट्स अ ब्रॉड आइडिया और एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट, राइट? जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं, एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो डिसअपियर नहीं होता है, राइट? Prediction in science, we have already talked about it. It can be accurate, it cannot, but it cannot be accurate as well. It cannot be accurate का मतलब it is close to accurate. Prediction means it can go wrong as well, but prediction means close to accurate. अगर आ रहा है आपका मॉडल सही काम कर रहा है तो it means close to accurate. जब prediction fail होता है तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब prediction fail हुआ, आपकी आइडिया फेल हो गई, तो फिर क्या? फिर से वापस या तो उसको डिस्कार्ड कर दो या थोड़ा बहुत वो उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है और यू कैन रीच आउट टू द एक्यूरेट प्रेडिक्शन, देन यू कैन रीवर्क ऑन इट, राइट? सो व्हेन प्रेडिक्शन डू नॉट मैच विथ ऑब्जर्वेशन से नहीं मैच करता है, साइंटिस्ट री एग्जामिन क्या करते हैं उसको। सो ये फर्दर एक्सप्लोरेशन, अगर आपका फेल हो गया तो फिर से एक्सप्लोर करो, ठीक है? नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी फाइनल नहीं होता। जैसे कि इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे लोग आए, है ना, कि पहले ये बताया ट्रायड मेथड है कि मासेस जो है दो साइड वाले का उसका बीच वाले के बराबर होगा एवरेज के। फिर आपने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल होता है, ऐसे है। फिर दूसरा आया कि नहीं, इसको ऐसे एटॉमिक मास से जाओ, बहुत दिन तक लोगों ने माना। फिर तीसरे थ्योरी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जो है आपको एटॉमिक मास के हिसाब से करते हैं। फिर बोला अच्छा ये भी ठीक है। फिर होता है एटॉमिक मास में आपको कुछ एलिमेंट्स भविष्य में निकाले जाएंगे जो यहाँ पे होने चाहिए। तो साइंस इज नॉट फिक्स, एक्सप्लोरेशन इज कीप ऑन गोइंग, इट्स नॉट एवर फाइनल, राइट? आइडियाज आर रिजेक्टेड ओनली ऑन एविडेंस। कोई भी चीज साइंस में एविडेंस अगर नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते भाई आपने किया ये नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आप मुझे मेजरमेंट दिखाओ, ऑब्जर्वेशन दिखाओ, और अगर वो सही है तो वो प्रूव होगा। अगर सही नहीं आ रहा है उस हिसाब से हम उसको रिजेक्ट करें। इट्स नॉट, सो साइंस इज नॉट अबाउट ओपिनियन, है ना? न्यूज चैनल में बोलते हैं आपका ओपिनियन क्या है। इट्स नॉट अबाउट ओपिनियन, आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। If you are studying science, it means we are dealing with patterns, observable patterns, dealing with the facts and predictions, right predictions. And does it rough answer? Estimate का मतलब rough answer. आपसे पूछे कि एक एप्पल में कितना मान लो फाइबर होता है, तो कोई बोला कि 20 ग्राम, तो अगर कोई पूछेगा 3 एप्पल में कितना होगा, आप बोल दो कि 60 ग्राम है। लेकिन यही बोले कि इतना बड़ा एप्पल था, इसका था 20 ग्राम, तो इतना छोटा सा एप्पल, इसका कितना होगा? आपको अगर अंदाज से बोल सकते, हो सकता है कि 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, आपका अंदाज गलत भी हो सकता है, राइट? बट ये तो रफ आंसर्स। अगर कोई कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक आदमी 5 रोटी खाता है, अगर 10 आदमी को खिला रहे हो तो आप क्या बोलोगे? ये एवरेज है। आप कोई 4 भी खाता होगा, कोई 3 भी खाता होगा, कोई 6 भी खाता होगा, तो एवरेज कैसा निकालते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो उस एवरेज से हम रोटियां बनाते हैं, है ना? तो दैट्स अ रफ एस्टिमेशन। एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज नीडेड। साइंस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी लुक फॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑल्सो, एस्टिमेशंस। आप जब पढ़ोगे कि हाँ 3.001 को, चलो यार 0.001 को छोड़ दो, 3 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, या आप बोलते हो 2.999 अगर है तो फिर बोलते हैं अप्रोक्सीमेट को ऐसे दिखाते हैं, अप्रोक्सीमेट इसको ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन भी काम चलता है, राइट? तो हो सकता है आपकी किताब में बुक में आंसर ये नहीं देकर के ये दिया है और आपका आंसर ये अगर आया, यू आर वेरी क्लोज टू द रियलिटी, सो इट इज ओके। सो इंपॉर्टेंट इज आर्ट ऑफ अंडरस्टैंड द सिचुएशन बीइंग स्टडीड, आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज दैट मैटर, कि क्या क्या चीज आपको लेनी है, और रफ एस्टिमेट आप बनाओ। हाँ, जैसे आपके एग्जाम्पल में एयर ब्रीदिंग का आपको दिया गया है कि एक आदमी लगभग, ये क्या है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, ये जो सिंबल है इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, और आप इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। 12-15 लिया तो 1440 मिनट कैसे हुए? 24 आवर्स आपके हैं, उसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 ये आ जाएगा इतना मिनट।
तो दिखा रहा है कि इतना मिनट जो है एक दिन में कोई आदमी सांस लेता है और 12 से 15 लेता है। तो अगर इतना मिनट को अगर इस ब्रीथ से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 12 से करोगे समवेयर 18,000 आएगा, 15 से करोगे समवेयर 21,000 आएगा। तो अप्रोक्सीमेट एवरेज ले लेते हैं कि 20,000 लगी, नियरली लिखा 20,000 ब्रीथ, मतलब 20,000 सांसें आप ले रहे हो। और कह रहा है कि हर एक ब्रीथ में जो है 0.5 लीटर होता है, ठीक है। तो 0.5 लीटर होता है, इसको डिवाइड करो, इसका मतलब 10,000 लीटर ऑफ एयर आप हर दिन ले रहे हो। इसी चीज को वो कह रहा है, क्रॉस चेक करते हैं कि 3 बैलून जो है 1 मिनट में फुल जाता है, फुला देता है 3 बैलून 1 मिनट में। और 1 मिनट में लगभग अगर कितना आप ले रहे हो, इसका मतलब 0.5 लीटर अगर है तो आप क्या हो गया 2 लीटर के लगभग ले रहे हो। 1 मिनट में अगर 0.5 लीटर हम लेते हैं ब्रीथ वॉल्यूम ऑफ एयर, तो अगर 4 मिनट आपने लगाया बैलून फुलाने में, कितना हो गया लगभग 2 लीटर। तो 2 लीटर उसको फिर जो है कितना उससे मल्टीप्लाई कर दिया 1440 से, क्योंकि जितना भी आप करो वो तो करना तो एक दिन में तो 1440 मिनट ही है। तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या 8640, रीजनेबली क्लोज। आप देखो ये और ये कितना आपको दिख रहा है, ये 10,000 लीटर है और 8,640, ठीक है 1,500 लीटर। ये डिपेंड करता है आदमी के फिजिक पे भी डिपेंड करता है। आदमी कभी कभी डीप ब्रीथ भी लेता है, कभी कभी छोटी ब्रीथ भी लेता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेशन वर्क्स हियर। दिस अप्रोक्सीमेशन इज क्लोजली ओके फाइन, बट आई वोंट से इट्स वेरी क्लोज, बट इट्स फाइन। एस्टिमेशन, दिस एस्टिमेशन वर्क्स। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, मैंने आपको बता दिया। जैसे क्लाइमेट चेंज है उसमें फिजिक्स भी है, क्यों क्लाइमेट चेंज, केमिस्ट्री भी है, अर्थ साइंस भी है, मैथ्स भी है। डेवलपिंग मेडिसिन, मेडिसिन जब आप बनाते हैं उसमें क्या है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी है। केमिस्ट्री है क्योंकि किससे किस चीज को रिएक्शन करेंगे तो बनेगा। बायोलॉजी है कि हाँ कौन कौन से सेल्स है, कौन कौन से पार्टिकल्स है। सस्टेनेबल टेक इंजीनियरिंग आप करते हो उसमें फिजिक्स है, अर्थ साइंस है, दोनों चीजें हैं। हाउ मास वर्क, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ है इसमें, है ना, हमने बात करी इसको। साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट्स एंड इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट्स एंड इक्वेशंस। आपने फैक्ट्स दिखाया, इक्वेशन दिखाया, वो चीजें हैं, बट it's a human activity. Human activity is very important because it is them who shapes, who has curiosity, creativity, they collaborate and they do careful questioning so that they come with a great fact, not great I would say, they come with a fact and equations. So it is done by the human. So people ask questions, they test ideas, share results and learn from mistakes. So it develops through many individuals across different culture, generations. इसे आप पढ़ लेना। आपके लिए क्या इन्विटेशन है कि साइंस इनवाइट्स यू नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड क्या होगा नहीं, बट टू लर्न हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। क्लास 9 ऑनवर्ड्स आप जो पूछोगे कि वी आर इन्वाइटिंग यू टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, expected to know how things are happening and how do we understand. So embarking on your journey, मतलब एक जर्नी में जाना, looking carefully through the magnifying glass of evidence, कि careful observations करो and guided by the compass of curiosity. और कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी मींस आप उसको मेजर करके देखो क्या आप उसके एक्यूरेसी में आते हो कि नहीं। वो आपकी क्यूरियोसिटी, अरे मैंने एक्सपेरिमेंट करा, क्या मेरा एक्सपेरिमेंट की एग्जैक्ट रियलिटी के कितना करीब है। दैट्स द क्यूरियोसिटी यू नीड टू हैव। एंड क्यूरियोसिटी होने के साथ साथ आपको यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू टेस्ट योर आइडियाज, सो यू हैव टू बी इन द डीप एक्सप्लोरेशन मोड टू लर्न साइंस। एंड ट्रस्ट मी, you will love the science, right? You will love the subject science. These all things we have discussed. So I would say happy learning. Happy learning. What? Exploration. So exploration. Let's explore. Let's explore. So एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि मैंने आपको साइंस में इंटरेस्ट जगाया होगा और आप जरूर समझेंगे कि कितनी जरूरत है, क्यूरियोसिटी क्यों जरूरी है और डीप एक्सप्लोरेशन मोड में क्यों जाना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है साइंस का। आई लव इट, होप यू ऑल्सो लव्ड इट। सो वे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लीनियर पॉलिनोमियल से मिलेंगे और हमारी साइंस की भी यात्रा शुरू हो चुकी है, तो हम इनको भी साथ साथ लिखते हैं। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे अटेंटिव एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।